Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about topic of environmental chemistry, that is principle and techniques of environmental chemistry. First of all हम इसके कंटेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। कंटेंट्स में है सबसे पहले हम किसको जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, वो है सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में हमारे पास 3 इसके सेगमेंट्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। और देन हम जो है वो जो डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ये 4 जोन्स में जो है वो डिवाइड होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। देन लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर डायनामिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। फर्स्ट हाइड्रोस्फीयर्स में हम जो है फर्स्ट डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। जो है फर्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि वाटर इज़ रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज़ हैज़ हाई सरफेस टेंशन। वाटर जो है हमारे पास पोलर भी होता है। ये थर्ड आपको एग्जांपल है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि वाटर जो है ये पोलर है, और पोलर होने की वजह से ये जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी पोलर नेचर के होने की वजह से ये रिएक्ट भी कर सकता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी होता है हमारे पास। वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी, वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद वाटर जो होती है इसकी डहेसिव और कहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और वाटर इज़ लेस डेंस एज अ सॉलिड देन एज अ लिक्विड। और भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वाटर जो है ये पोजेस करता है हाईएस्ट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें हाईएस्ट हीट ऑफ एवेपोरेशन भी होती है, जिस कलेक्टिविटी भी होती है जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, कि मतलब हाईएस्ट इसमें हीट ऑफ फ्यूजन हो रही होती है, हीट ऑफ एवेपोरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हम जो है इसे लेटेंट कह देते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वाटर इज़ पुअर थर्मल कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ये जो है थर्मल कंडक्टर ये जो है ये पुअर होता है, अदर जो दूसरे मेटल्स होते हैं उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो वाटर के जो मुकाबले में है वो ज़्यादा होती है। वाटर जो है ये एग्जर्ट जो है प्रेशर भी एग्जर्ट करता है। उसके बाद जो है टोटल वाटर जो प्रेजेंट होता है अर्थ में, और सॉलिड लिक्विड गैसेस फेजेस में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स दी है जो है हाइड्रोस्फीयर। हम देखते हैं कि किन किन इन चीज़ों में जो है वो कितना कितना वाटर जो है हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे पहले जो है हम देखते हैं ओशन। ओशन में हमारे पास जो वाटर होता है वो 97% होता है। जो ओशन ऑलमोस्ट कंटेन 97% ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे पास जो होती हैं स्नो, आइस, ये इनमें हमारे पास जो है वो कितना वाटर होता है 2%, ओनली 2% वाटर होता है। उसके बाद हमारे पास जो है फ्रेश वाटर जो प्रेजेंट है अर्थ पे, फ्रेश वाटर वो हमारे पास होता है जी 1%। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, इनमें हमारे पास जो है वो इन वाटर वेपर्स इज़ प्रेजेंट ओनली टू एक्सटेंट ऑफ 0.001% वाटर होता है। 0.001% वाटर जो होता है। नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं इसमें कि इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये देखें, ये हम इसे अब डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर के ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होते हैं। जो मेजर इम्पैक्ट
ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर हाइड्रोस्फीयर की वजह से वो राइजेस 3 मेजर प्रॉब्लम की वजह से होता है। एसिड रेन, यूट्रोपिफिकेशन एंड इंक्रीजेस द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एसिड रेन और यूट्रोपिफिकेशन, इनकी वजह से जो है हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ किन किन की वजह से हमारे पास जो है वो मेजर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन हाइड्रोस्फीयर पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट होता है वो 3 प्रॉब्लम की वजह से होता है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, एसिड रेन, और सेकंड हमारे पास क्या है जी, यूट्रोपिफिकेशन, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस। इनकी वजह से जो है वो हाइड्रोस्फीयर पर जो है वो इम्पैक्ट होता है। ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर इन्हेंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड दीज इफेक्ट आर फार रीचिंग एंड टोटली डिस्ट्रॉय द होल इक्वेटिक सिस्टम। ये जो प्रॉब्लम होती है ये टोटली डिस्क्राइब कर देती है इक्वेटिक सिस्टम को। इनका बहुत बड़ा जो है वो मेजर इम्पैक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, किसके ऊपर, हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी यूट्रोपिफिकेशन। यूट्रोपिफिकेशन इज अ limnological term in which a body of water becomes progressively enriched। इनमें जो बॉडी होती है वाटर की वो किसके साथ एनरिच्ड होती है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ। हम कैसे कि क्लासिकली जो वाटर बॉडीज़ होती हैं हैव बीन नोन एज अलिगोट्रोफिक और यूट्रोफिक। हमने यही कहा ना कि यूट्रोपिफिकेशन, इनमें जो बॉडी होती है वाटर की वो जो है प्रोग्रेसिवली इनरिच होती है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ। और इन जो वाटर बॉडीज़ को हैं हम क्लासिकली क्या कह देते हैं, अलिगोट्रोफिक, अलिगोट्रोफिक एंड यूट्रोफिक। Those water bodies which have low concentration of nitrogen and phosphorus or poorly feed by these nutrients known as oligotrophic waters। हम oligotrophic waters जो है हम उसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं, किसे, oligotrophic waters। अलिकोट्रोफिक वाटर वो होता है, वो वाटर बॉडीज़ जिनका जो है लो कंसंट्रेशन, जिनमें होती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की एंड पुअरली फीड होते हैं बाय दीज न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम अलिगोट्रोफिक वाटर्स कहते हैं। जो हमारे पास नेचुरल जो हमारे पास यूट्रोपिफिकेशन होती है इज़ नोन एज इक्वेटिक सिस्टम एनरिच्ड अमंग नेचुरल सबस्टांस। इट इज़ कंट्रास्ट फ्रॉम कल्चरल यूट्रोपिफिकेशन विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। जो लेक्स होती हैं विच आर सफरिंग विद नेचुरल यूट्रोपिफिकेशन, हमने कहा है ना नेचुरल यूट्रोपिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटिक सिस्टम कहते हैं। जो एनरिच्ड किसके दरमियान होती है, नेचुरल सबस्टांसिस के दरमियान। तो लेक जो होती है विच आर सफरिंग विद नेचुरल यूट्रोपिफिकेशन पासिस जनरेट जो है वो 75 to 250 ग्राम ऑफ कार्बन पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ये जो है यूट्रोपिफिकेशन जो लेक्स होती हैं विच आर सफरिंग विद नेचुरल यूट्रोपिफिकेशन पासिस, ये क्या जनरेट करती हैं, 75 to 250 ग्राम ऑफ कार्बन जो है ये जनरेट करती हैं कितना, 75 to 250 ग्राम ऑफ कार्बन पर स्क्वायर मीटर, मतलब कार्बन पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। एक साल का जो है ये इतना जो है वो जनरेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसिड रेन।
एसिड रेन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन पीपल। सही है, ये मोस्ट जो है कॉमन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होती है जो अराइजेज होती है प्राइमरीली द फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से भी जो है वो एसिड रेन होती है कि जब हमारे पास फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, ये जो है मतलब ये जब होते हैं एयर में होते हैं, उसके बाद रेन आती है तो उसमें ये जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन के ऊपर आकर जो है वो एसिड रेन एज आ वर्क करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा होता है, अर्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ये इमट करती हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल में, मतलब गैसेस हमारे पास होती है, ऑटोमोबाइल में गैसेस होती हैं, जब गैसेस एयर में चली जाएंगी तो वो रेन के साथ जब इन्वॉल्व होंगी ऐड होंगी तो वो देन एसिड रेन बन जाएंगी। दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ इमट सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड टू द एटमोसफेयर एंड causes acidification of rainwater and fresh water aquatic systems। उसके बाद जो है ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब ये एसिड रेन में जो है वो ऐड होते हैं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम के वजह बनते हैं, जिनमें हमारे पास रेस्पायरेटरी डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। इनमें रेस्पायरेटरी डिजीज़ में अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस which surrounds earth. It is held near the surface of the planet by earth gravitational attraction। कि ये हमारे पास एक इन्वेलप होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड लिक्विड एंड सॉलिड एरोसोल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं अर्थ को एंड प्ले अ डोमिनेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। और इसमें हमारे पास जो है without the atmosphere there could be no life on earth. The atmosphere keeps the climate on earth moderate compared to that of other planets। उसके बाद जो हमारे पास कंपोजिशन होती है एटमॉस्फेयर की वो क्या इंक्लूड करती है, गैसेस को, वाटर वेपर्स को, एरोसोल्स एट्सट्रा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है इसमें एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड अप टू अबाउट 500 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये कितने किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है? 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर 4 जोन्स में जो है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारे पास इसमें है ट्रोपोस्फेयर जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड लास्ट वन जो है वो थर्मोस्फेयर। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर इज़ द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर टू द अर्थ सरफेस। मोस्ट ऑफ द मैस अबाउट 75 to 80% ऑफ द एटमोसफेयर इज़ इन द ट्रोपोस्फेयर। जो हमारे पास 7 to 80% एटमोसफेयर का मैस है वो किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद हमारे पास जो है मोस्ट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर एंड ऑलमोस्ट ऑल वेदर जो है वो अकर्स होते हैं विद इन दिस लेयर। क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पार्ट हमारे पास एटमोसफेयर का इसमें ट्रोपोस्फेयर में होता है तो इसमें हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होते हैं। दैन जो वेदर्स होते हैं वो भी इसी लेयर्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं सन हीट वार्म्स द अर्थ सरफेस बट मोस्ट ऑफ इट्स रेडिएशंस जो है वो रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस एंड इमट बैक इनटू स्पेस। कि जो सन हीट
वार्म्स द अर्थ सरफेस, बट जो इसकी रेडिएशंस होती हैं वो जो है री रेडिएटेड होती हैं बाय द अर्थ सरफेस, वो बैक हो जाती है स्पेस में। मेजर पोर्शन ऑफ दिस रेडिएशन का जो है वो एज हीट ट्रैप होता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वाटर वेपर्स इन द ट्रोपोस्फेयर कीप द अर्थ वार्म by preventing it from escaping. The phenomena of trapping of heat is known as greenhouse effect. इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गैसेस भी होती हैं, मतलब इसमें यही हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस अफेक्ट जो है नेचुरल प्रोसेस होता है जो अर्थ सरफेस को वार्म करता है। और वार्म अप किसकी वजह से होता है? इसमें गैसेस होती हैं, जैसे कि सन हीट जो है उसकी मतलब जो सन की हीट है वो सरफेस को वार्म कर रही होती हैं, उसमें रेडिएशंस आ रही होती हैं। सही है, जो ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारे पास जो है इमट बैक कर जाती हैं स्पेस में। सही है, इनमें जो है रेडिएशन का मेजर पोर्शन ऑफ रेडिएशन में हमारे पास जो है हीट ट्रैप होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, मतलब गैसेस वगैरह होती हैं। ये जो रेडिएशंस वाटर से आ रही होती हैं और ये अर्थ सरफेस को वार्म अप कर रही होती हैं, ये रेडिएशंस जो है इमट बैक कर जाती हैं स्पेस में। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हम ऐसे भी कह सकते हैं above the troposphere the next layer is known as stratosphere, which lies directly next to the troposphere and about 35 किलोमीटर डीप। और इसके बाद जो है इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ जो है एटमॉस्फेयर एज यू गो अपवर्ड्स। जो ट्रोपोस्फेयर है हमारे पास लोएस्ट लेयर होती है इज़ राइट बिलो द स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें जो है दिस लेयर रेंजिंग, इसकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्स होती है 15 to 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 15 to 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर। दिस स्ट्रेटोस्फेयर इज़ कोल्डर एट द बॉटम, बट ये वार्म किस पे होती है? वार्मर एट द टॉप। ये कोल्डर किस पे होती है? बॉटम पे। ये जो है हमारे पास ये जो लेयर है ये कोल्डर किस पे होती है? हमारे पास होती है जी बॉटम पे। एंड ये जो है लेयर हमारे पास वार्मर किस पे होती है? टॉप पे, एट टॉप। नेक्स्ट जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर को। द ओजोन लेयर इज़ अ थिन पार्ट ऑफ द अर्थ atmosphere that absorbs almost all of the sun harmful ultraviolet light। आपको पता है जो ओजोन लेयर होती है ये थिन पार्ट होती है अर्थ एटमॉस्फेयर का, जो क्या अब्जॉर्ब करती हैं? जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही होती हैं। ओजोन होल्स आर पॉपुलर नेम ऑफ फॉर एरियाज ऑफ डैमेज टू द ओजोन लेयर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज़ अ फाइन लेयर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ये फाइन लेयर होती है ओजोन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? O3 मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम ये जो होते हैं इन्हें हम ओजोन मॉलिक्यूल कह देते हैं। डेट फॉर्म अ शील्डिंग लेयर विच प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम दी। ऐसे होते हैं, हमने शील्डिंग किसको कहते हैं कि जिससे मतलब एक शील्ड किया हो पूरी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं किसी चीज़ को घेरा हुआ हो कि उसके वो जो है वो किसी चीज़ को घेरने की वजह से जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो उसके इर्द गिर्द ना आए। तो इसकी वजह से ये जो जोन की मॉलिक्यूल होते हैं उन्होंने शील्ड किया होता है फ्रॉम अ शील्डिंग लेयर भी, जो प्रोटेक्ट करती है लाइफ को, जो हार्मफुल होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमट होती हैं सन से ऑन अर्थ। बट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओजोन लेयर जो है ये कंटिन्यूसली डिप्लेटेड हो रही है। इट इज़ गेटिंग मिनिमम और थिनर ओवर। ये हमारे पास ये ओजोन लेयर की किसकी वजह से डिप्लेटेड हो रही है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे पोल्यूशंस हैं, गैसेस वगैरह हैं, मतलब जिसमें हमारे पास गैसेस वगैरह की वजह से जो हैं
जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल बर्निंग वगैरह की हो गई, जिनकी वजह से पोल्यूशन की वजह से ये डिप्लेटेड हो रही हैं। ये मिनिमम और थिनर किसके ऊपर है? एंटार्क्टिका के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया जो है कंसेक्टिवली होल्स इन ओजोन लेयर हैव बीन अपीयर्ड। मतलब ये मिनिमम ओजोन लेयर किधर है? एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका और नॉर्थ अमेरिका। और उसके ऊपर जो है हमारे पास होल्स किधर हैं कंसेक्टिवली? जो यूरोप एंड एशिया हैं, यूरोप और एशिया है, इनमें जो है कंसेक्टिवली होल्स इन ओजोन लेयर हैव बीन अपीयर्ड। नेक्स्ट जी हमारे पास है मीजोस्फीयर। Mesosphere is a layer of Earth atmosphere. The mesosphere is directly above the stratosphere and below the thermosphere. It extends from about 50 to 85 किलोमीटर above जो है our planet. Mesosphere layer जो होती है ये spreading होती है from 50 to 800 किलोमीटर above the earth surface. ये above surface से कितना, मतलब 50 टू 80 किलोमीटर जो है ये स्प्रेड हुई, फैली हुई होती है अर्थ सरफेस से डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। द मीजोस्फेयर को इज़ नोन एज कोल्ड लेयर। मीजोस्फेयर को हम क्या कह देते हैं? कोल्ड कोल्ड लेयर। कोल्ड लेयर क्यों कहते हैं? वेयर विद इंक्रीजिंग आल्टीट्यूड द टेम्परेचर जनरली जो है वो डिक्रीजेस। हेयर द एटमोसफेयर इन द जो है मीजोस्फेयर इज़ वेरी रेयर फील्ड एंड थिक इनफ टू जनरेट फ्रिक्शन फ्रॉम मीटर स्पीड डैट मूव इनटू द एटमोसफेयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी थर्मोस्फेयर। Thermosphere is the layer in the Earth atmosphere directly above the mesosphere and below the exosphere. Within this layer of the atmosphere, ultraviolet radiation cause photoionization, photodissociation of molecules. ये जो थर्मोस्फेयर लेयर होती है ये एग्जिस्ट करती है 80 किलोमीटर अबव द अर्थ। कितना? 80 किलोमीटर above the earth and reaching beyond the outer space. The thermosphere retain very high temperature that may be rises up to thousands of degree and maintain a hot atmosphere. मतलब ये जो थर्मोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई टेम्परेचर 1000 ऑफ डिग्री एंड मेंटेन अ हॉट एटमोसफेयर। इसमें मेंटेन हो जाता है विच जो आयोनाइज करता है ऑल गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स को जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये इसमें ये है थर्मोस्फेयर का मेन जो है पार्ट, यही है कि इसमें जो टेम्परेचर डेट इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर 1000 ऑफ डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो इसमें हॉट टेम्परेचर जो हॉट एटमॉस्फेयर हो जाएगा। मतलब हम यही कह रहे हैं जो थर्मोस्फेयर डेट इज़ अ हॉट एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर डेट इज़ अ हॉट एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो ये आयोनाइज करता है ऑल गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है जी बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारे पास जो है एंड द एबायोटिक, मतलब बायोटिक जो है इनमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फैक्टर्स फ्रॉम विच they derive energy and nutrients. Earth environmental spheres. Elemental composition of biospheres can be classified into two categories. Biosphere हम ऐसे भी कह सकते हैं, biosphere represent the interface between the non-living and living constituent, के दरमियान ये interface होता है. Biosphere defined as thin layer of soil, rock, water, air
ये थिन लेयर होती है ऑफ सोइल, रॉक, वाटर, एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो हमारे पास सोइल, रॉक, वाटर, एयर, इसकी ये थिन लेयर होती है जिसमें सराउंड क्या होता है अर्थ को। और इसके हम डिफाइन इसके कितने कैटेगरीज में करते हैं, मतलब इसका मेन यही है कि इससे बायोस्फीयर को, इसमें इंटरफेस होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम इसको क्लासीफाइड किया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये मैं बताती हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आर रिक्वायर्ड इन सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़। सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में जो क्वांटिटीज़ होती हैं। मैक्रो मीन आपको पता है ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी हो। बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी हो, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पोटाशियम आ जाता है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपको वैसे ही पता है इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ होंगी। आर द एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ये क्या इंक्लूड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पोटाशियम। उसके बाद जो हमारे पास होती हैं इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, उसमें हमारे पास होता है जी एल्युमिनियम, क्लोरीन, आयरन, ये जो है ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बायोस्फीयर डायनेमिक। बायोस्फीयर डायनेमिक जो है इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इकोसिस्टम, एनर्जी एंड वाटर साइकिल, तीन चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट क्या है, इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज़ अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क्स टुगेदर। कि जिसमें प्लांट्स, ये जियोग्राफिक एरिया होता है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म सारे जो है इकट्ठे ही वर्क कर रहे होते हैं टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हमारे पास नेचुरल एंड आर्टिफिशियल आ जाता है। सबसे पहले हम नेचुरल को जो है वो डिफाइन करते हैं। नेचुरल क्या है, दीज इकोसिस्टम्स आर ऑपरेट्स ऑन देयर ओन अंडर नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये जो इकोसिस्टम कहाँ ऑपरेट करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, विदाउट एनी हाइंड्रेंस बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की रुकावट के बगैर ये जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं अंडर नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद दीज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड, हम नेचुरल जो है इकोसिस्टम्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या है, एक है इक्वेटिक एंड सेकंड है टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक में हमारे पास दे फॉल इनटू टू कैटेगरीज। इसमें एक्वेटिक में हमारे पास क्या है, ये फॉल करते हैं टू कैटेगरीज में, दैट इज फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। और टेरेस्ट्रियल में हमारे पास आ जाता है, दे आर ऑफन डिफाइंड बाय वेजिटेटिव टाइप दैट डोमिनेट द कम्युनिटी। इसमें हमारे पास कैसे हम इसको करेंगे, वेजिटेटिव टाइप होती है जो डोमिनेट करती कम्युनिटी। इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड वगैरह, मतलब जो कम्युनिटी को डोमिनेट कर रहे थे वेजिटेटिव टाइप होती है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट एट्सेट्रा। नेक्स्ट आर्टिफिशियल को डिस्कस करते हैं। दे आर मेंटेन्ड आर्टिफिशियली बाय मैन,
मतलब वो तो नेचुरल प्रोसेस हो रहा था ना, नेचुरल कंडीशन में। ये इसको आर्टिफिशियली जो है वो किया जाता है ह्यूमन बीइंग की तरफ से। अ पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या है? अ पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब ये हमने खुद ही बनाया होना कि जो एक पॉन्ड हम बना देते हैं जिनमें वेस्ट वाटर चला जाता है। इसको जो है वो जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज, मतलब उसके बाद में जो है प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए जो है मतलब उन्हें ये वाटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके ये एग्जांपल है मतलब हमने खुद इसे आर्टिफिशियली एक पॉन्ड बना के उसमें जो है पॉन्ड बना के या कोई लेक बना के उसमें वेस्ट वाटर को जो है वो रिमूव कर देते हैं। उसके ट्रीटमेंट जो है मतलब ये ताकि ये जो वेस्ट वाटर है ये जाके प्लांट्स को इफ़ेक्ट ना करे, ये एक लेक में जो है वो उधर ही मतलब रहे, ये जो है हमारे पास प्लांट्स वगैरह उनको जाके इफ़ेक्ट ना करे। इसमें हमारे पास जो है इकोसिस्टम में हैबिटेट आ जाता है, इकोसिस्टम वगैरह आर्टिफिशियल में हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। An ecosystem can be categorized into its abiotic constituents, including minerals, climate, इसमें soil, water, sunlight और all other जो है वो non living elements होते हैं। And its biotic constituents consist of all its living members। जैसे इनमें बायोटिक में हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बायोटिक में तो हमने कहा ना कि सनलाइट, वाटर, सॉइल आ गया। और इसमें हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉर्निवोर्स वगैरह, ओमनिवोर्स वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्जी। सेकंड पार्ट हमने कहा था ना कि इसमें जो है हमारे पास वाटर साइकिल, इकोसिस्टम एंड एनर्जी आता है। इकोसिस्टम को हमने फुल को जो है वो डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी। Energy flow is the flow of energy through living things within an ecosystem. All living organisms can be organized into producers and consumers. And those producers and consumers जो हैं कैन बी फर्दर ऑर्गेनाइज इनटू अ फोर चेन। मतलब इसमें हमारे पास जो है एनर्जी में क्या होता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी होती है थ्रू लिविंग थिंग्स विद एन इकोसिस्टम। इसमें जो हमारे पास होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने एनर्जी का फ्लो का है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स में, फिर इनकी जो है एक फूड चेन बन जाती है। इसमें हमारे पास सन, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, देयर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस थ्रू विच दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हमारे पास जो हैं डिफरेंट जो है रूट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम ये जो एनर्जी जो है एंटर कर सकते हैं टू ह्यूमन बॉडी में। प्लांट रिसीव दिस एलिमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब जो ह्यूमन बीइंग में ये जो एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये एंटर करते हैं इनटू डिफरेंट रूट्स के थ्रू ना। तो लेकिन जो प्लांट्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं एनर्जी को करने के लिए, तो इसमें हमारे पास जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वो कर लेते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। Energy transformation is when energy changes from one form to another, like in a hydroelectric dam that transfer the kinetic energy of water into electrical energy. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से आप ये आइडिया आपको हो जाता है कि इसमें एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। While energy can be transferred or transformed, the total amount of energy does not change. This is called energy conversion. जैसे हम कह सकते हैं कि सन एनर्जी इज़ द प्राइमरी इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सन से एनर्जी आ रही है, ये मतलब इनपुट है। और इन द इकोसिस्टम विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये जनरेट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म CHO। फर्स्ट क्या है कि इसमें सन की जो एनर्जी होती है ये प्राइमरी इनपुट होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ना। देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दैट इज़ एन आउटपुट। उसके बाद जो हमारे पास दिस सिंथेसाइज
कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बना है स्टोर्ड एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम कह सकते हैं एटीपी। हमने किसे कहा है कि जो सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, जनरेट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल में हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल रिसाइकल्ड। इसमें हमारे पास जो है कंपोजिटिंग विदन एग्रीकल्चर सिस्टम कैपिटलाइज अपॉन द नेचुरल सर्विसेज ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इन इकोसिस्टम। जैसे हमारे पास मोस्ट प्लांट्स रिक्वायर करते हैं 17 एलिमेंट्स। कंपोजिशन ऑफ लाइफ 95% इन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एलिमेंट्स एंड मिनरल्स नेसेसरी फॉर एनिमल फंक्शंस। नेक्स्ट है बायोस्फीयर पायरामिड। बायोस्फीयर पायरामिड जो होता है एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिज़ाइंड टू शो द बायोमास। जैसे पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होता है, जो शो करता है बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी एट ईच टॉपिक लेवल इन अ गिवन इकोसिस्टम। इसमें जो है हम क्या इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं बायोस्फीयर पिरामिड की, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज़ नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे इनके दरमियान फूड चेन होती है, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, इसी को हम जो है ट्रॉपिक लेवल जैसे हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर पिरामिड। टाइप्स ऑफ पिरामिड में हमारे पास फर्स्ट है नंबर ऑफ पिरामिड, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड showing the feeding relationship and the number of organisms at each topic level। इसमें जो है pyramid of नो include total number of single species of various population at each topic level। इसमें हमारे पास pyramid of नो may be inverted। जो एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर pyramid किया जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है ना, ये in the form of pyramid showing the feeding relationship or number of organisms at the tropic level। Next है biomass pyramid, a diagram that compares the biomass of different tropic levels within an ecosystem। Biomass is a measurement of the amount of living organisms in the area। The biomass pyramid जो है वो शो क्या करता है, टोटल ड्राई मास ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड एट ईच टॉपिक लेवल। pyramid ऑफ बायोमास हम ऐसे भी कह सकते हैं, इज यूजुअली एक्सप्लेन्ड बाय गैदरिंग all organisms existing at each topic level separately and calculating their dry weight। हम इसे कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो गैदरिंग हो जाना, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो है एवरी टॉपिक लेवल पे, मतलब ये सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, तो इनकी गैदरिंग हो जाए एंड देन उनका कैलकुलेट किया जाए उनका ड्राई वेट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है एनर्जी और प्रोडक्टिविटी पायरामिड। ये हमारे पास है पायरामिड ऑफ एनर्जी और पायरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये शोज़ क्या करता है, शोज़ द प्रोडक्शन को शो करता है और टर्नओवर क्या है कि द रेट एट विच एनर्जी और मैस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि पायरामिड ऑफ एनर्जी या पायरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी में हम क्या बयान कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन को शो कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन में क्या, जैसे कि एनर्जी जो है और प्रोडक्शन जिसमें एनर्जी और मैस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ऑफ बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल इंस्टेड ऑफ शोइंग अ सिंगल snapshot in time। productivity pyramid show the flow of energy through the food chain। इसमें क्या कि एनर्जी pyramid जो है ये इंडिकेट क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी
एच एवरी ट्रॉपिक लेवल और लॉज ऑफ एनर्जी एट ईच रूल जो है ईच ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, मतलब लॉज ऑफ एनर्जी और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू एन अदर ट्रॉपिक लेवल, जिसमें प्रोडक्शन को आप कह सकते हैं कि डिफ़ाइन किया जाता है, उसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट जो है प्रोडक्टिविटी पायरामिड। और प्रोडक्टिविटी पायरामिड्स ये शो भी क्या करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू दी फूड चेन। फूड चेन जैसे कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में होती है, मतलब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक प्रोडक्शन होना, मतलब एनर्जी को आप जो है वो फ्लो ऑफ करवा रहे हो। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। मैंने जो है वो डबल डबल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, दो दो इसकी जो है वो आपको डेफिनेशन बताई है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आई होप कि सबको अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।